हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नदीम हैदर है और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूरोपियन कन्वेंशन को जानने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ हैं वो जान लेते हैं। देखिए, यूरोपियन कन्वेंशन जो है ये एक रीजन कन्वेंशन है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रीजन का मतलब क्या है। अगर हम इंटरनेशनल लॉ के अंदर रीजन को जाने तो रीजन का मतलब है एक एरिया से है, मतलब कि एक टेरिटरी के अंदर जो स्टेट्स, ग्रुप ऑफ स्टेट्स है, मतलब कि जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं, ये उनको डिनोट करता है। पर देखिए, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो स्टेट रीजन के अंदर आ रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि वो सेम कॉन्टिनेंट का हो। तो ये हुआ रीजनल का मतलब। अब देखिए, जान लेते हैं कि आखिर में जो रीजनल ये कन्वेंशन है इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, जब यूडीएचआर हुआ, यूडीएचआर पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट, तो इसमें ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। तो जब ये हुआ, इसके बाद क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारे स्टेट थे, तो जो यूडीएचआर था उस पर जो यूनाइटेड नेशन की जो मशीनरी थी उन पर इतना ज़्यादा वर्कलोड बढ़ गया सभी कंट्रीज़ का। इस वजह से वो इफ़ेक्टिव तरीके से काम नहीं कर पा रही थी ह्यूमन राइट्स पर। तो इसलिए जो रीजनल बेसिस पर या रीजनल बिहाफ पर ये चीज़ आया माइंड में कि क्यों ना कि रीजनल बेसिस पर कुछ कन्वेंशन किए जाएं जो ह्यूमन राइट के ऊपर वर्क करें, उनके प्रमोशन से रिलेटेड, उनके प्रोटेक्शन से रिलेटेड वर्क किया जाए। तो इस वजह से रीजनल बेसिस पर भी अलग अलग तरह की कन्वेंशन हुई। अगर देखा जाए अभी तक सिर्फ 4 कन्वेंशन हुई, ये भी इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ इस चीज़ में भी। ये भी रीजनल बेसिस पे सिर्फ अभी तक 4 ही जो कन्वेंशन हुई हैं। पहली यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट, दूसरी हुई है अमेरिकन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट, थर्ड है अफ्रीकन चार्टर ऑन ह्यूमन राइट, और फोर्थ है पीपल्स राइट एंड द डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट बाय द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स। तो सिर्फ अभी तक ये 4 रीजनल कन्वेंशन हुई हैं ह्यूमन राइट्स के प्रमोशन और प्रोटेक्शन से रिलेटेड। तो अब हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट के बारे में। तो ये कन्वेंशन जो है यूरोपियन कन्वेंशन, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो काउंसिल ऑफ यूरोप थे, यूरोपियन रीजन में जो कंट्रीज़ थी, उन कंट्रीज़ ने मिलकर इस कन्वेंशन को अडेप्ट किया, जिसका उद्देश्य जो था, जिसका ऑब्जेक्ट जो था, वहाँ के जो लोग थे, पीपल थे, उनके ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करना इसका काम था। तो यूरोपियन काउंसिल के द्वारा ये यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट जो अडॉप्ट किया गया, ये 4 नवंबर 1950 में अडॉप्ट किया गया, और ये इफ़ेक्ट में जो आया ये 3 सितंबर 1953 में ये इफ़ेक्ट में आया। और 2010 तक इस कन्वेंशन के अराउंड जो 47 कंट्रीज़ थी, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी जो है, स्टेट जो थे, वो इसकी पार्टी बन चुके थे। और अगर यूरोपियन कन्वेंशन की बात करें तो ये जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन के बाद जो है, यूडीएचआर के बाद ये कन्वेंशन हुआ है। तो ये इसका जो बेस था, बेस भी इसका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट में जो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स दे रखे थे, तो उनके बिहाफ पर ही जो है ये इसका बेस था इस कन्वेंशन का। देखिए, अगर इसके प्रोटोकॉल की बात करें तो इसके अंदर जो कन्वेंशन के अंदर जो प्रोटोकॉल दे रखे हैं वो 16 प्रोटोकॉल हैं। अब बात करते हैं कुछ राइट्स की, जो राइट्स, जो फ्रीडम जो हैं इस यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स में जो है प्रोवाइडेड हैं, जो दी हुई हैं, उनके बारे में। तो इसमें जो राइट दे रखा है, राइट टू लाइफ दिया हुआ है, राइट टू लिबर्टी, सिक्योरिटी ऑफ ए पर्सन। इसमें फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, मतलब पहले जो गुलाम बनाए जाते तो उससे आज़ादी दिलाना एक तरह से ये था, या फिर कोई भी कंपलसरी या फोर्स लेबर है उससे फ्रीडम। राइट टू फेयर और पब्लिक हियरिंग, मतलब कि जो कोर्ट के अंदर या किसी भी ट्रिब्यूनल के अंदर कोई भी केस चल रहा है तो उसमें नेचुरल जस्टिस को वो फॉलो करेंगे। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, थॉट, एक्सप्रेशन, तो ये सारी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व है। और राइट टू मतलब कि टू फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली, और या फिर फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, तो ये सब चीज़ भी है। इसमें शादी से रिलेटेड जो मतलब कि राइट हैं वो भी दिए हुए हैं, जैसे राइट टू मैरी, राइट टू फाउंड ए फैमिली। इसके अंदर राइट टू एजुकेशन जैसा इम्पोर्टेंट जो है वो राइट भी गिवन है। इसमें
अबोलिशन ऑफ डेथ पेनल्टी, तो डेथ पेनल्टी को मना किया है। तो अराउंड सारे वही राइट्स दिए हैं जो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स गिवन है उसके अंदर, यूडीएचआर के अंदर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट में जो गिवन है, तो वो सारे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स दिए हुए हैं। तो आप उस वीडियो को भी एक बार रेफ़र कर सकते हैं कि उसमें क्या क्या राइट्स हैं। और वैसे मैंने अलग से जो यूरोप मतलब सिविल एंड पॉलिटिकल कोविनेंट के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं कि सिविल और पॉलिटिकल क्या क्या राइट्स हैं। तो वो सारे राइट्स जो हैं इस कन्वेंशन के अंदर दिए हुए हैं, यूरोपियन कन्वेंशन के अंदर। देखिए इस कन्वेंशन में जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो डिफरेंट चीज़ है, जो दूसरे कन्वेंशन से, या आप कह सकते हो अमेरिकन कन्वेंशन से जो डिफरेंट है, वो ये है कि इस कन्वेंशन के अंदर ये है कि अगर इमरजेंसी के टाइम पर, मतलब कि कोई भी ऐसी नेशन के लिए कोई भी पब्लिक थ्रेट आती है या कुछ भी ऐसा आता है, या वार के टाइम पर जो है जो इसमें राइट्स गिवन है उनको पार्शली अबॉलिश किया जा सकता है, पर उसकी पहले जो है परमिशन लेनी पड़ेगी। जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है, दूसरी कॉन्ट्रैक्ट पार्टी है इस यूरोपियन कन्वेंशन की, उनसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। और कुछ एक्सटेंट तक ही उनको जो है मतलब कि नेगलेक्ट किया जा सकता है उन राइट्स को। पर देखिए फिर भी कुछ राइट्स ऐसे हैं कि चाहे वॉर की कंडीशन हो, चाहे पब्लिक मतलब कि थ्रेट हो, चाहे थ्रेट टू नेशन हो, उस केस में भी कुछ राइट्स को जो है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता या फिर अबॉलिश नहीं किया जा सकता है। तो वो कौन से राइट हैं? जैसे कि कुछ राइट ऐसे हैं जैसे टॉर्चर और इनह्यूमन एक्ट जो है, या इस तरह की कोई भी पनिशमेंट है, तो इस टाइप के ये एक तो ये राइट हुआ, राइट टू लाइफ हुआ, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी हुआ, और नॉन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ। तो ये सब जो राइट्स हैं इनको किसी तरह वॉयलेट नहीं किया जा सकता, या रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता, या अबॉलिश नहीं किया जा सकता इमरजेंसी के टाइम पर भी। ये इसका एक इम्पोर्टेंट जो है फीचर है। जबकि हम अमेरिकन कन्वेंशन जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर देखेंगे कि तो उसमें ये चीज़ अबॉलिश किया जाएगा, मतलब कि जो राइट्स हैं वो ख़त्म किए जा सकते हैं। पर इसके अंदर ये कुछ राइट्स दिए हुए हैं, ये आप उन केस में भी जो है ख़त्म नहीं कर सकते, चाहे वो वॉर का टाइम हो या कोई भी किसी तरह की पब्लिक इमरजेंसी हो। अब बात करते हैं हम यूरोपियन कन्वेंशन की जो मशीनरी हैं उनके बारे में। तो 3 मशीनरी इसकी हैं। पहली है यूरोपियन कमीशन, दूसरी है यूरोपियन कोर्ट, और थर्ड है कमेटी ऑफ मिनिस्टर। तो ये तीनों जो मशीनरी हैं ह्यूमन राइट से रिलेटेड, अगर कोई भी वॉयलेशन आता है या कोई भी ऐसा केस आता है या ह्यूमन राइट को प्रमोशन और प्रोटेक्ट करने के लिए, ये तीनों मशीनरी काम करेंगी। सबसे पहले बात करते हैं यूरोपियन कमीशन के बारे में। तो देखिए कमीशन के अंदर जो मेंबर होंगे, जितने भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ होंगी, तो उतने ही मेंबर्स जो हैं कमीशन के अंदर होंगे। तो जितनी नंबर ऑफ पार्टीज उतने मेंबर कमीशन के अंदर। पर देखिए एक स्टेट के अंदर से, एक नेशन से 2 मेंबर कभी भी नहीं होंगे। और कमीशन के जो ये मेंबर इलेक्ट किए जाएंगे, ये इलेक्ट किए जाएंगे कमेटी ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा। और ये मेंबर्स जो हैं ये इलेक्ट किए जाएंगे 6 साल के लिए। तो 6 साल जो इनका पीरियड होगा, 6 साल के लिए काम करेंगे। हालांकि अगर देखा जाए तो इनको फिर से री इलेक्ट भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं इस कमीशन जो है यूरोपियन कमीशन, इसका फंक्शन क्या होगा। देखिए इसका फंक्शन ये होगा कि जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है, जो भी स्टेट है कॉन्ट्रैक्टिंग, जिन्होंने भी कॉन्ट्रैक्ट किया है यूरोपियन कन्वेंशन में पार्ट है उसका, तो वो पार्टी से उसकी तरफ से कोई भी कंप्लेन अगर वो करती हैं तो ये उन कंप्लेन को रिसीव करेगा। जबकि ये कंप्लेन जो है, जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है, वो सीधे डायरेक्ट इसको नहीं करेंगी। जो काउंसिल ऑफ यूरोप है उसका जो सेक्रेटरी जनरल है उसको वो कंप्लेन की जाएगी, और जो सेक्रेटरी जनरल इस यूरोपियन कमीशन को वो कंप्लेन जो है देगा। और कंप्लेन किससे रिलेटेड होगी? वही इस कन्वेंट के अंदर, इस कन्वेंशन के अंदर जो भी प्रोविज़न दिए हुए हैं, अगर उसी का किसी तरह से कोई भी स्टेट जो है वोलेशन करती है तो उससे रिलेटेड जो कंप्लेन होगी वो करी जाएगी। और ये इतना ही नहीं कि कंप्लेन जो उस स्टेट से जो पार्टी है सिर्फ उसी से मतलब कि कंप्लेन रिसीव नहीं करेगी। इसके साथ साथ अगर कोई भी पर्सन है, इंडिविजुअल पर्सन है, या कोई नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि एनजीओ है, या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैं, तो वो भी कंप्लेन कर सकते हैं अगर उनके किसी ह्यूमन राइट का जो कि इसके अंदर मेंशन है, इस कन्वेंशन के अंदर, वो उसका वॉयलेशन होता है, या किसी भी उस स्टेट के द्वारा जो इस कन्वेंशन में पार्टी है उसके द्वारा वॉयलेशन किया जाता है, तो
वो इंडिविजुअल भी, वो एनजीओ भी जो है कंप्लेन कर सकती है। हालांकि अगर देखा जाए जो इंडिविजुअल से जो कंप्लेन रिसीव करी जाएगी वो ऑप्शनल है। जब हम अमेरिकन कन्वेंशन और यूरोपियन कन्वेंशन पढ़ेंगे तो उसमें भी हम ये एक डिफरेंस है। तो इसमें जो मेनली अगर बात किया जाए तो यूरोपियन कन्वेंशन के अंदर जो स्टेट से रिलेटेड ये आपका है कि स्टेट्स, अगर एक स्टेट दूसरे स्टेट का वायलेंस करता है, किस तरह से जो प्रोविज़न है जो इसके अंदर दिए हुए हैं इस कन्वेंशन के अंदर उनका वोलेशन करता है, तो उस केस में एक स्टेट दूसरे स्टेट के अगेंस्ट जो है कंप्लेन कर सकता है। और अगर जो एक ही स्टेट के अंदर उसमें जो रहने वाले इंडिविजुअल हैं उसका वोलेशन किया जा रहा है उस स्टेट के द्वारा, तो वो भी कर सकता है। पर ये ऑप्शनल है, मतलब कि इसमें ये चीज़ देखा जाएगा कि वो कम्पिटेंट है वो कंप्लेन या नहीं, उसके बाद ही उसको जो है रिसीव किया जाएगा उस पेटिशन को। देखिए, ये जो कमीशन है ये किसी भी कंप्लेन को रिसीव नहीं करेगा, सिर्फ उस कंप्लेन को रिसीव करेगा जो कि इस कन्वेंशन के अंदर जो प्रोविज़न दे रखे हैं अगर उसका वोलेशन हो रहा है उस कंप्लेन को रिसीव करेगा। और दूसरी बात ये चीज़ ये भी करेगा कि अगर कोई स्टेट जो है या कोई पार्टी जो है कोई कंप्लेन कर रही है तो क्या, या किसी इंडिविजुअल के द्वारा कोई कंप्लेन की जा रही, तो क्या उस पर्सन ने या उस स्टेट ने जो भी डोमेस्टिक रेमेडीज़ अवेलेबल हैं क्या उन सबको एग्जॉस्ट कर लिया है या नहीं कर लिया है। और साथ में ये भी देखेगी कि जो पेटिशन है वो ऑलरेडी कहीं ऐसा तो नहीं है कभी दूसरे कमीशन के द्वारा, कोई दूसरा कमीशन बना हुआ है उसके द्वारा एग्जामिन कर लिया गया है या ऑलरेडी सेटल कर दिया गया है, या कोई और इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उस पर, या यूडीएचआर में या मतलब किसी दूसरे कन्वेंशन में आपका जो है उस पर कोई वर्क चल रहा है या प्रोसीजर चल रहा है। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद ही वो जो पेटिशन है उसको रिसीव करेगी। अब बात करते हैं यूरोपियन कन्वेंशन के जो कुछ प्रोटोकॉल हैं उसके बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं। आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो यूरोपियन कोर्ट है वो भी वही सारे काम करता है जो मैंने अभी कमीशन का बताया कि कोई भी अगर कंप्लेन होती है, कोई भी वोलेशन होता है, जो प्रोविज़न दिए हुए हैं इस कन्वेंशन के अंदर उसका वोलेशन होता है किसी भी स्टेट के द्वारा, किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा, तो उससे रिलेटेड जो सुना जाएगा वो यूरोपियन कोर्ट में सुना जाएगा। देखिए, एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंट बता दूं, मैं इसके बारे में क्यों और नहीं बता रहा हूं आपको, जो दूसरी मशीन दो तीन मशीन मैंने आपको बताई थी, तीनों के बारे में क्यों नहीं बता रहा हूं, या फिर द कमेटी ऑफ मिनिस्टर के बारे में नहीं बता रहा हूं, क्योंकि एक प्रोटोकॉल जो 11 प्रैक्टिक प्रोटोकॉल है उसके अंदर ये चीज़ चेंज आया कि जो यूरोपियन कमीशन है वो और द कमेटी ऑफ मिनिस्टर है, इन दोनों को अबॉलिश कर दिया गया मई 11, 1994 के अंदर। और अब सिर्फ जो यूरोपियन कोर्ट है सिर्फ वही एक मशीनरी के तौर पे जो है इस कन्वेंशन से रिलेटेड जो है काम कर रहा है। तो अगर किसी भी इंडिविजुअल का किसी तरह का जो ह्यूमन राइट है उसका वोलेशन होता है तो वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकता है कोर्ट के अंदर। और ये 1 नवंबर 1998 से जो है फोर्स में आ गया, इफेक्ट में आ गया ये कोर्ट, कि अगर किसी इंडिविजुअल का जो है वोलेशन होता है ह्यूमन राइट का तो वो डायरेक्ट जो है कोर्ट के अंदर अप्लाई कर सकता है, जा सकता है। तो इसलिए भी जो प्रोटोकॉल 11 है ये इंपॉर्टेंट है। दूसरे प्रोटोकॉल की अगर बात करें जो 12 है, इसमें प्रोहिबिट किया गया कि डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड कि किसी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। प्रोटोकॉल 13 है, ये जो डेथ पेनल्टी है उसको पूरी तरह से अबॉलिश करता है, ख़त्म करता है। और जो प्रोटोकॉल 6 है ये भी देखिए डेथ पेनल्टी से रिलेटेड है, ये भी रिस्ट्रिक्शन लगाता है, ये भी कहता है कि अगर किसी तरह की टाइम वॉर के टाइम पे कोई भी मतलब कि डेथ पेनल्टी जो है उसको मना करता है, उसको रिस्ट्रिक्शन करता है, जो कि ये अमेंड होके पहले 1985 में ये चीज़ थी, पर जो 2005 के अंदर इसको प्रोटोकॉल 13 के अंदर जो है टोटल अबोलिश कर दिया गया डेथ पेनल्टी को। और इन प्रोटोकॉल में मतलब कि टाइम टू टाइम अमेंड करके जो है कुछ नए राइट्स जो हैं इसमें ऐड किए गए हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ बता देता हूँ, जैसे राइट टू एजुकेशन है, राइट टू फ्री इलेक्शन है, या फिर राइट टू एंटर ऑन कंट्री है, या फिर राइट टू लिबर्टी है, या लिबर्टी ऑफ मूवमेंट है, मतलब कहीं से भी आप कहीं भी रह सकते हो, आपकी चॉइस है, कहीं पे भी रेजिडेंस कर सकते हो, कहीं पे भी इधर उधर घूम सकते हो कंट्री के अंदर। तो टाइम टू टाइम ये जो राइट्स हैं ये अमेंड किए गए हैं प्रोटोकॉल के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नदीम हैदर है और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे यूरोपियन कन्वेंशन ऑन